सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्वीडन सोसाइटी को समझना होगा। सही। स्वीडन सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, अच्छी प्रोडक्ट है, आप वर्केबल प्रोडक्ट है, आप इसको बेच सकते हो। मैं स्वीडन में एक नया कल्चर पढ़ रहा है और इस वक्त दुनिया में कामयाबी कल्चर है सर्विसेज कल्चर। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। आई कैन सेल, आई कैन एक्सप्लेन। ठीक है, हम पाकिस्तान से हमने पहली शिपमेंट 2006 से एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी कि माशाल्लाह आपको स्वीडन के किंग की तरफ से बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। असल में इसमें मेन रीजन पता क्या है कि हम रुके नहीं, हमने नॉन स्टॉप काम किया। हम मेरा नाम है तैमूर अब्बास और हम हैं एसटी इन्फ्लुएंसर्स। थिंक ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हम लेकर आते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खूब नाम कमाया है और अब वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उन लोगों की जिंदगी से मिलते हैं हमें सीखने के बहुत सारे मौके। अगर आप चाहते हैं इस कीमती मालूमात से फ़ायदा उठाना तो लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पसंदीदा वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तैमूर और एक बार फिर हमेशा की तरह मैं लेके आया हूं आपके लिए एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल गेस्ट जिनके साथ हम बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। इससे पहले कि मैं उनको स्ट्रीम में शामिल करूं, मैं एक ब्रीफ सा तारुफ कराता चलूं कि आज के हमारे गेस्ट हैं जमशेद अजीज़ गिल साहब, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और अभी स्वीडन के अंदर एक इंतहाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं। उनकी कंपनी ग्रीन प्लैंक्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोड्यूस करती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली वो प्रोडक्ट्स अपनी एक्सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ ये कि वो एक इंतहाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इसके साथ साथ उनके जो हिस्से में एक एजाज़ ये भी जाता है कि 2015 में उनको स्वीडन के किंग की जानिब से बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो थोड़े से वक्त में इतनी सारी कामयाबियां कैसे हासिल की, इसका राज जानने के लिए मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा जमशेद गिल साहब को। वेलकम सर। जी वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। एक ब्रीफ सा तारुफ तो मैंने करा दिया आपका, थोड़ा सा आप भी बता दें अपने बारे में कि आप कब स्वीडन आए और स्वीडन ही क्यों? यार मैं असल में 93 में आफ्टर मेरे फादर की डेथ के बाद मैंने अपने वालिद साहब का बिजनेस ज्वाइन किया। तो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था पाकिस्तान में और मैं यूरोप में आता था। मैनी टाइम्स मैं यूरोप में आया हूँ और आके अपने बिजनेस के सिलसिले में आया और चला गया वापस। मेरा छोटा भाई डेनमार्क में जॉब करता था, कंप्यूटर प्रोग्रामर 2000 में। तो ये हमें पता चला कि स्वीडन में ना वो इन्होंने बिजनेस इमिग्रेशन खोली हुई है और अगर हम अपना बिजनेस प्लान दे, बिजनेस आइडिया दे जो कि इफेक्टिव हो और फिर ये आपको इमिग्रेशन दे देते हैं। तो मेरे छोटे भाई ने और मैंने 2004 में ये कंपनी बनाई ग्रीन प्लान की मालमो में और हम ये स्टार्ट लिया। बेसिकली जो ये कंसेप्ट है जो हम बना रहे हैं ये बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। ये हम वुड कंपोजिट में काम करते हैं और मैं पाकिस्तान फख्र से ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का अकेला आदमी था जब मैंने ये कंसेप्ट अपने दिमाग में लिया एक एग्जीबिशन में 2001 में वियना में। और फिर मैंने इसकी जद्दोजहद शुरू की कि मैं ये बनाऊंगा और मैंने ये बनाना शुरू किया पाकिस्तान में चावल के छिलके के साथ प्लास्टिक को कंपोजिट करके और मैंने ये पाकिस्तान में जद्दोजहद के साथ बनाया।
और 2004 में हमारी पहली कामयाबी मिली जब हम इसको फैक्चुअल पोजीशन में ले आए। ये चीज़ आपने जो इसकी पहली प्रोटोटाइप थी वो पाकिस्तान में ही बनाई थी? जी, पाकिस्तान में बनाई मैंने। सही। तो ये देख लें कि मतलब यहाँ पे हमारे लिए सीखने के लिए एक चीज़ है कि अगर हमारे अंदर एक अच्छा आइडिया आ गया है, हमारे पास एक अच्छा आइडिया आ गया और हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन है, तो पाकिस्तान में भी सब कुछ हो सकता है। जी, हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो आपके लिए हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। ऐसे ही है। और आपके पास ये भी होना चाहिए कि आप अपने आप पे बिलीव कर सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये थोड़ी-सी आपको मज़ीद इसकी ब्रीफिंग देता हूँ कि जब मैंने ये सेमिनार अटेंड किया 2001 में वियना में, अमेरिकन प्रोफ़ेसर अबाउट द वो कंपोज़िट पे बता रहा था। तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार पाकिस्तान में तो हम ये जला रहे हैं जो चावल का छिलका है, हमारे पास तो लॉट ऑफ वेस्ट है वहाँ पे। हमारे पास प्लास्टिक भी बहुत है क्योंकि मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड ये था प्लास्टिक की इंडस्ट्री को, शूज़ इंडस्ट्री को मैं केमिकल सप्लाई करता था साथ, तो मुझे थोड़ा-सा नो हाउ था। उस और एक्सट्रूजन का भी पता था कि ये कैसे एक्सट्रूड होता है और कैसे ये सिलसिला चलता है। ये सब मैंने सीखा है प्रैक्टिकली। मैं कोई पढ़ा नहीं हुआ, मैं कोई एमएससी इंजीनियर नहीं हूँ भाई, मैंने सिंपल मास्टर किया हुआ है और सीएसएस में मैं वैसे था, सीएसएस मैंने किया हुआ है। एनीहाउ दैट्स अदर स्टोरी। बहरहाल मैं जनाब ये मेरे अंदर जस्तुजी थी कि यार मैं इसको बना सकता हूँ। उस अमेरिकन प्रोफेसर की बातें सुनी, फिर मैंने दुनिया के किसी भी कोने में कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है, मैंने उनको ढूँढना शुरू किया। फिर मैंने उनके पास गया, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी, कलेक्ट करनी शुरू की। आप ये समझ लें कि मैं लॉन्ग द वे यूएस से गया हूँ, तो मुझे एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको मैं वापस लेके जाके उस छोटी-सी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई किया। इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक आई डिड। मेरे खिलाफ मेरा छोटा भाई था, मेरा फैमिली थी कि ये क्या कर रहा है, लॉट ऑफ मनी आई इन्वेस्टेड इन दिस बट मेरे पास एक जुस्तजू थी कि मैं ये कर सकता हूँ और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं एक दिन जब हमने ये पाकिस्तान में फर्स्ट प्रोडक्शन बनाई, प्रोटोटाइप बनाई, उसका आज भी मेरे पास मॉडल पड़ा हुआ है, मेरे ऑफिस में मालबो में। और फिर मैंने वो सैंपल अपने भाई को भेजा इधर स्वीडन में, ये कंपनी हम बना चुके थे, तो उसने डेनमार्क में एक एग्जीबिशन में किसी कस्टमर को दिखाई। कस्टमर ने पसंद की और उसने पहला ऑर्डर दे दिया हमें। हम पाकिस्तान से हमने पहली शिपमेंट 2006 से एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। ये छोटी-सी इस प्रोडक्ट की बात है और फिर हम चलाते रहे हैं इसको। और अभी आपकी जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में भी है और इसके अलावा भी कहीं पे है? नहीं, पाकिस्तान में चूँकि हालात ऐसे थे कि हमें पाकिस्तान में हालात की वजह से फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की सोसाइटी में आए, वो आपको पता है, लेकिन मुझे वो एक वक़्त में आके वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और फिर मेरे पास चूँकि इंटरनेशनल ये जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो उस वक़्त मेरे पास कोई कनेक्शन बन गए हुए थे चाइना में भी और मैं चाइना चला गया। चाइना जाके मैंने उनसे बात की, जिनसे मैं अब काम करता हूँ और उनके साथ मैंने मिलके ये प्रोजेक्ट शुरू किया। एक मज़े की मैं बात बता दूँ कि 2001 में जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, उसमें एशिया में सिवाय जापान के कोई और मुल्क में ये नहीं बनाते थे और जापान में भी ओनली इंजेक्शन मोल्डिंग होती थी। वो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के लिए वो बनाते थे। उस वक़्त एशिया में और सब कॉन्टिनेंट में कोई कंपनी और कोई बंदा नहीं था जो इस पे काम कर रहा था। ये सब मैंने ढूँढ के पीछे भाग-भाग के मैंने ढूँढा और फिर मैंने एम्प्लॉय किया और बनाया। ज़बरदस्त। मेरा ख़्याल है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि एक तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है जी, और जी। दूसरा ये क्यों बिकॉज़ आप लोग वेस्ट को रीयूज़ कर रहे हैं, तो उस लिहाज से तो बेस्ट है। अब आते हैं आपके जो
अवार्ड है उसकी तरफ कि माशाल्लाह आपको स्वीडन के किंग की तरफ से बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। तो ये 2015 में मिला था शायद। जी भाई, हमने फिर 2004 में ये आपको कहा कि बताया कि कंपनी हमने स्टार्ट की। उस वक्त तक मैं स्वीडन नहीं शिफ्ट हुआ था। मैं स्वीडन 2009 में आया हूँ। सही। उससे पहले मैं आता जाता था, होके चला गया। और फिर मैंने जब पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ख़राब होने शुरू हो गए तो हमने वहाँ से कहा कि जी अब हम बिल्कुल यहाँ से चलें। और स्वीडन ने को हमने अप्लाई किया हुआ था मेरी इमिग्रेशन के लिए उसी कंपनी की बेस पे, तो उन्होंने मुझे 2009 में दे दिया और मैंने फिर पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हो गया और हमने ये कंपनी को हमने प्रमोट करना शुरू किया। इस प्रोडक्ट की आपने बिल्कुल सही बात किया। जब ये बात मुझे फर्स्ट सेमिनार में मैंने अटेंड की थी तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट और एनवायरनमेंट का ही रोला था उस वक्त भी ना, बहुत ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे बात हो रही थी। और जो क्लिक की थी मेरे दिमाग में कि जो हम बर्न कर रहे हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए हम अच्छा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। तो मैं भी एक नेचर की बेहतरी के लिए एक काविश कर सकता हूँ। तो उसी सोच ने मैंने इसको जस्तजू में के दायरे में लाया और मैं इसको लेके चला आगे। बहरहाल 2009 में जब मैंने ज्वाइन किया तो कंपनी को हमने रीस्टैंड करना शुरू किया। 2015 में हमने कंपनी में हमें अवार्ड मिला स्वीडन के किंग से कि फॉरेन बैकग्राउंड से जो बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी देती है इन स्वीडन, उसको ये अवार्ड मिलता है। हमारी कंपनी ने पहले स्कोने में अवार्ड जीता, हम स्कोने में टॉप आए, फिर उसके बाद ये पूरे स्वीडन की लेते हैं और पूरे स्वीडन से हमें फिर आज़ाद मिला और हमने वो अवार्ड जीता और सिर्फ फॉरेन बैकग्राउंड ये देते हैं। इसमें मुझे अवार्ड मिला और साथ 100,000 स्वीडिश क्राउन कैश भी मिले थे। नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। चले ये मतलब मेरा ख्याल है कि ये काफी बड़ी अचीवमेंट है और बहुत थोड़े से अरसे में। अगर 2009 में आप आ रहे हैं स्वीडन और 2015 में आपको ये अवार्ड मिल रहा है तो 6 साल इतना बड़ा टाइम नहीं होता, लेकिन उसमें आपने ये अचीव किया है जो चीज, तो ये एक मैं कहूंगा कि ये बड़ी कामयाबी है। असल में इसमें मेन रीजन पता क्या है कि हम रुके नहीं, हमने नॉन स्टॉप काम किया, हम करते रहे। इस प्रोडक्ट की बिक्री, नई से नई चीज, नई से नई डेवलपमेंट, इसमें मजीद कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, इसमें क्या नई चीज ला सकते हैं, क्या नई जद्दत हो सकती है, कैसे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, कैसे ये वुड का अल्टरनेटिव हो सकता है, कैसे ये वुड की तरह लग सकती है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक है ऑब्वियसली। जब मैंने आपको ये मैं बताता चलूं कि स्वीडन में जब मैंने फर्स्ट सेल की तो मेरा होलविकन में छोटा सा था ऑफिस और वहां पे मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ था। वो स्वीडिश मेरे पास आया, उसने कहा कि तुम इतना महंगा ये सामान बेच रहे हो, यहाँ पे स्वीडन तो वुड कंट्री है, आप कैसे यहाँ पे बेच सकते हो, यहाँ पे तो बड़ी सस्ती वुड मिलती है। तो मैंने उसको कहा कि देखो कि एक अच्छा सेल्समैन जो है ना वो सहरा में भी रेत बेच देता है। बिल्कुल। और वो बड़ा हंसा, मेरे साथ बातचीत की, बैठा, गपशप हुई। उसके बाद वो यूएसए से वापस आया, वो यूएसए जा रहा था, यूएसए से आया तो आके ही वाज द माय फर्स्ट कस्टमर जो एंड कंज्यूमर था। बेसिकली हम माल मंगवा के हम बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर जो था ना वो मेरा पहला कस्टमर ये था। सही सही। और अब हम आते हैं थोड़ा सा कि आपके इस जो तजर्बा है उससे और लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं, और उसकी तरफ सवाल मैं ये आपसे करूंगा कि जो यहाँ पर नए लोग आते हैं, चाहे एज अ स्टूडेंट आए चाहे एज अ बिजनेसमैन आए, जो हमारे एशियन कंट्रीज से आते हैं, सबसे पहली चीज के उनके लिए बिजनेस करना कितना आसान या कितना मुश्किल है आपके नजदीक? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्वीडन सोसाइटी को समझना होगा। सही। स्वीडन सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, बड़ी
स्ट्रिक्ट और बड़ी क्लोज सोसाइटी है। आपको स्वीडिश के बिजनेस के लॉ का पता होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जो पाकिस्तान में काम करने की लोगों को आदत पड़ी होती है ना, इज अ वेरी हार्ड टाइम, बिकॉज यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ऑल चीज जो है वो नीट एंड क्लीन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, अच्छी प्रोडक्ट है, आप वर्केबल प्रोडक्ट है, आप इसको बेच सकते हो। मैं इसकी ये मिसाल है कि कंपोजिट ही आप बेच सकते हो। आप एक अच्छी जर्सी बना के लाते हो, टी शर्ट बना के लाते हो, मार्केट में उसकी उसकी डिटेल बताती हो कि इसमें, इस जर्सी में, इस स्वेटर में या इस टी शर्ट में क्या प्रोडक्ट डाली है आपने, और आप उसका सोर्स देते हो और आप उसको मार्केट करते हो, आप बेच सकते हो। मुझे पता है आज भी स्वीडन से बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान से वो इंपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल कर टेक्सटाइल में है, बेसिकली ज्यादा टेक्सटाइल में लोग इंपोर्ट कर रहे टेक्सटाइल में बहुत है। हाँ जी, हैं। ठीक है, वो लोग, वो सिर्फ क्वालिटी पे है, ये लोग क्वालिटी पे जाते हैं, गुड प्रोडक्ट चाहते हैं, और वो प्रोडक्ट जो कि आप उनको टोटल उसकी बताएंगे जी इसमें क्या चीज है। अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप स्वीडन को एज ए हब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, एज ए आप नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड के दरमियान में हो, आप एज ए हब इस्तेमाल कर सकते हो, और आप उसकी इसको बेस बना के आप काम कर सकते हो इजीली। लॉजिस्टिक आप बेहतर कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे मैं एक चीज आपकी इसी में ऐड करता चलूं कि अक्सर हम लोगों की ये सोच होती है कि पाकिस्तान में, या हम हमारे व्यूअर्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तमाम इन कंट्रीज में है, और उन सब में मोर और लेस एक ही जैसा कल्चर है। हमारी ये सोच होती है कि हम चीप सर्विसेज या चीप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्वीडन के अंदर चीप के बजाय क्वालिटी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। वो जी लोग बिल्कुल ऐसे ही। खरीद लेंगे, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हमें ये चीज इस पे फोकस करना होगा कि हमें क्वालिटी बेहतर करें, और प्राइस डजंट मैटर, प्राइस कैन बी नेगोशिएटेड लेटर ऑन। मैंने आपको पहले बात बताई है कि मेरे पास बंदा आया, उसने कहा ये वुड कर, और रियलिटी में वुड यहाँ पे चीप है, बहुत चीप है, बहुत चीप है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपोजिट हम बेच रहे हैं, और उसकी प्राइस में बिग डिफरेंस है। आपको कस्टमर को कन्विंस करना है कि आपने जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें वो क्या क्या बेनिफिट ले रहा है, इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर रहा है, फिर उसको बाद उसको बेनिफिट्स क्या है, फिर उसको टोटल कॉस्ट अगर वो कंपेयर करता है, चीप प्रोडक्ट देता है, उसको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो दूसरी सही क्वालिटी वाली प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसको 10 साल या 15 साल उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। सो आपको सही अपने आप को एलेबोरेट करना पड़ता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्वीडन, ओनली नॉट ए स्वीडन, स्कैंडिनेविया कंट्रीज, जर्मनी, हॉलैंड, आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप कहीं भी अपना माल, यूरोप में ठीक है चीप प्रोडक्ट तो हर जगह बिक जाता है, वो तो आप किसी भी जगह पे रख के बेच सकते हो कि भैया मैं फ्री में दे रहा हूँ, या 2 रुपए में दे रहा हूँ, या 10 रुपए की चीज, तो वो किसी भी जगह पे बेच सकते हैं आप। बिल्कुल। अगर आप सही चीज लेना चाहते हो, और मार्जिन भी बहुत है, ये नहीं है कि मार्जिन नहीं है, ऐसे ही है। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में अच्छा मार्जिन कमा सकते हो अगर अच्छे प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट लाते हो, तो आप अपनी वैल्यू पे बेच सकते हो माल। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, आई कैन सेल, आई कैन एक्सप्लेन, ठीक है, तब आप, बिल्कुल। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाउ कैन यू डू दैट। ट्रू ट्रू। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अब लेट्स सपोज ये तो हो गया कि हमारे पास जो पाकिस्तान या एक्सपोर्ट या मतलब जो बड़े पैमाने पे कारोबार हो सकता है। अब आते हैं हम छोटे पैमाने पे कि जिसमें हमारे पास अगर लिमिटेड, मैं एक स्टूडेंट आया हूँ स्वीडन के अंदर, या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आया है, और हमारे पास एक लिमिटेड सरमाया है। इस लिमिटेड सरमाए से हम स्वीडन में क्या कर सकते हैं, आप किस तरह के कारोबार? स्वीडन में एक नया कल्चर पड़ रहा है, और इस वक्त दुनिया में कामयाबी कल्चर है सर्विसेज कल्चर। आप सर्विसेज कल्चर में जा सकते हैं।
इसमें आप ना सिर्फ अब तो डिजिटल दुनिया आ रही है, कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज, टोटली चेंज। अब हम इवन है कि हम मीटिंग्स, इंटरव्यूज सब कुछ डिजिटल हो रहे हैं। तो ये एक तो सर्विसेज में जा सकते हैं सब, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मोस्टली स्टूडेंट जो आते हैं ना वो हाई एजुकेशन के लिए आते हैं, खास करके कंप्यूटर्स में, और ज्यादा वो आते हैं इंजीनियरिंग में और इन बिल्कुल फील्ड में आते हैं। तो वो उनको लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो ग्रुप बना के एक सर्विसेज का सेटअप बनाए, लेकिन आइडिया उनके पास प्योर होना चाहिए। बिल्कुल और जब वो आइडिया लें, उनको सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना, वेदर व्हाटसोएवर दे हैव आइडिया। दुनिया भी कर रही है, लेट्स से 10 बंदे कर रहे हैं, लेकिन उनके पास थोड़ी सी यूनिकनेस ला के उसको इम्प्रूव करके वो अपने आप को मार्केट में लेके जाए, और वो कर सकते हैं। सबसे बुनियादी बात मैं फिर यही कहूंगा कि अपने आप पे बिलीव, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, देन यू कैन हैव अ सक्सेस। अगर आप दूसरे को देखेंगे कि यार ये मैंने, और थक जाएंगे, ये मत समझे कि ये मैं इतना ये किया और ये से सिंपल थिंग। आप यू में बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान में कंपोजिट की प्रोडक्शन करना ये समझ ले कि जुए शेर लाने के बराबर था। लोगों के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। और सादा इक्विपमेंट से, मैंने कोई इतने हाईटेक इक्विपमेंट नहीं हमने इंपोर्ट किया, सादा इक्विपमेंट से हमने वो चीजें बनाई, ठीक है। आप सबसे पहले कि वो कर सकते हैं, यू मस्ट हैव योर सेल्फ बिलीव कि जी आप आई कैन डू दैट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये 10 लड़के सुन रहे हैं या 15 लोग हैं, उनको कोई भी कंसेप्ट लेके आते हैं, अप्स डाउन होते हैं जिंदगी की, ऐसे ही है। ये वो कोई भी बिल गेट्स तो एक दिन में नहीं बन जाता, वो ऐसा कोई नहीं है, उसकी बैकग्राउंड में देखे, और उसमें चंद लोग होते हैं जो वाकई उनको अल्लाह पाक उठा के ले जाते हैं और बिल गेट्स बना देते हैं। चंद लोग होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो सबको जद्दोजहद करनी पड़ती है, और उनको जद्दोजहद के साथ उनको सबसे पहले बुनियादी के जी अपने आप पे ट्रस्ट करे, बिलीव करे, और फिर लेके चले। यू विल सी दैट दे विल हैव सक्सेस। इसमें जिन्होंने इस तरह अपने आप पे बिलीव करके और अपने आप की कामयाबी ली है, जो जितने भी अगर आप कामयाब लोगों को हम स्टडी करते हैं, उनमें कुछ चीजें कॉमन है, और एक दो ऐसी चीजें जो अभी आपने ही मेंशन की है कि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ और आपके अंदर परसिस्टेंस होनी चाहिए, कि आप हो कि मैं ये कर सकता हूँ, और परसिस्टेंस हो कि आप किसी की ना सुने। अगर आपका बिलीफ है और आप लगे रहें, कामयाबी आपके कदम खुद चूमेगी। अब एक और चीज आपने अभी हमें बताई कि आप मिल के काम कर सकते हैं। आपने कहा कि अगर एक इंजीनियर है, एक मैनेजमेंट का बंदा है, एक सेल्स का बंदा है, इन दोस्त हैं, इनके पास आइडिया है, और उस आइडिया को ये रिफाइन करे और उस आइडिया से एक बिजनेस की को शेप अप करे। अब इस पे मैं ये आपसे पूछूंगा कि सम टाइम ये होता है कि पाकिस्तान में या हमारे कंट्रीज के अंदर हम जब बिजनेस शुरू करते हैं और सांझे का कारोबार, तो वो कहते हैं नहीं जी सांझे में तो मसला ही होता है। लेकिन स्वीडन के अंदर इस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट कर दिया, मतलब कानून उसके लिए मौजूद है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बता दें कि कितना आसान है इस तरह से पार्टनरशिप में बिजनेस करना। यार आप रियलिटी में मैं आपको बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में मैं फैक्ट्री बंद करने की वजह ही पार्टनरशिप थी। सही। और अभी मैं चाइना में काम कर रहा हूँ, हम वहां पे हम अपनी प्रोडक्ट देते हैं, अपनी फॉर्मुलेशन देते हैं और बनवाते हैं, और हम काम कर रहे हैं। अब मैं स्वीडन में ये प्रोडक्शन ला रहा हूँ ड्यू टू कोविड-19। हमने लास्ट ईयर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। हम कुछ एक कम्यून की अथॉरिटी से हम कुछ वो परमिशंस का वेट कर रहे हैं। एज सून एज वो परमिशन आएगी तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे फैक्ट्री की, मालमो में या थैलेबोरे में। सही। तो ये प्रोडक्शन हम अब लोकल, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अब वर्ल्ड हैज बीन टोटली चेंज। वी कांट रिलाई ऑन चाइना इन द फ्यूचर बिकॉज
अब मैं आपको ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि अभी जो हम जितनी भी दुनिया में चाइना में से काम कर रहे हैं ना, उनको शिपिंग कॉस्ट की इतनी कॉस्ट आ रही है कि वो कह रहे हैं कि यार व्हाट इज द हेल इज दिस, कि ₹1 की चीज वो ₹12 की वो शिपिंग, यानी $2000 में अगर कंटेनर आता था, $12000 में मेरी कंटेनर आ रहा। ठीक है, इट्स अ बिग बिग डिफरेंस। तो दुनिया को सबसे पहले अपनी लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो ये कोविड-19 ने ये सिखा दिया हम सबको, ये तो पहली बात है, बुनियादी बात। दूसरी, और ये मैं सिर्फ स्वीडन की बात ही कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, दे हैव टू थिंक अबाउट दिस कि आप लोगों को लोकल प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव इन अ फ्यूचर। लाइक ऐसी कोई नई कोई सिलसिला आया तो व्हाट वी विल डू दैट। अभी 2 साल तो हमारे ज़ाया हो गए हैं और 2024 का प्लान है हमारा, तो जी 2024 के बाद हम इसको गेम पॉजिटिव वेव से देखना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है 2020, 21, 22, 23, 24 तो बहुत सारी कंपनियां क्रश हो जाएंगी। ऐसा ही है, वो सिचुएशन चल रही है। ये जो आप अगर वही लोग कामयाब होंगे कि जो सही वक्त पे सही फैसला करके वो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हमने फैसला किया कि हम ला रहे हैं, स्वीडन में प्रोडक्शन लगा रहे हैं, हमने मशीनरी का इंतजाम कर लिया, हमने पूरा सेटअप बना लिया कि हमने क्या कहाँ पे करना है, परमिशन का इंतजार है, हम वो करने के जा रहे हैं। तो ये स्वीडन में हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इसी तरह यहाँ पे इंजीनियर्स आते हैं, वो उनके पास अपनी कैपेबिलिटीज है। वो कुछ लोगों को स्वीडन जैसे कंट्री में आपको काफी सारी वो है, खुदा आपका भला करे, प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ। बिल्कुल। जैसे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जाती पार्टनरशिप में, मेरा छोटा भाई मेरे साथ होता है, वो बचपन से ही मेरे पास है। उसको यानी कि छोटा मेरे पास जो भी था, मैंने शादी के बाद ना मैंने उसको अपना 50% खुद लिख के दे दिया कि यार ये मेरा जो भी है तेरा है साथ, ठीक है। तो वो हम दोनों भाई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी कोई ऐसा मसला भी नहीं है, और हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो, लेकिन दूसरे तीसरे बंदे से पार्टनरशिप करके ना वो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैं आपको पाकिस्तान के मैं वो स्टोरी नहीं बताना चाहता था असल में। ठीक है बिल्कुल। तो मैंने बात किया, नहीं तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। लेकिन स्वीडन के बारे में थोड़ा बता। स्वीडन के हवाले से आप ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात, लॉ प्रोटेक्ट करता है आपको। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी अगर जेन्युइन है, अगर काम कर रही है, उसका वैलिड बिजनेस प्लान है, तो आपकी मनी सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात फिर वही आती है ट्रस्ट, और आप कैसे इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को। आप अपने आप को साथ इन्वॉल्व करके आप इसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और यहाँ पे काफी प्रोटेक्शन है पार्टनरशिप में। लोग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करें और वो आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करती है आपकी। बिल्कुल। अब मेरी भी अपनी जो कंसल्टेंसी फर्म है वो भी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसमें मैं भी ऐड कर दूं एक चीज के अगर किसी ने पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो यहाँ पर वो स्टैंडर्ड उनके डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। जी आप जिस दिन कंपनी की बुनियाद रखेंगे आप उस दिन डिसाइड कर लेंगे किसके कितने % शेयर हैं कंपनी के अंदर, चाहे वो आप डिवाइड कर लें, चाहे आप उसको 40-60 कर लें, जैसे भी है। और आप हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिफाइन करके तो आप आगे चल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी एक कंपनी ने, मेरी 4-5 कंपनी है स्वीडन में, जर्मनी में कंपनी है मेरे पास। तो ये आप जब कंपनी फॉर्म करती है, आप जब लीगली शेयर करते हैं, क्योंकि आपको हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रिव्यूअर को चेक करना होता है। और रिव्यूअर ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट जमा करवानी होती है। तो आप सबसे पहले कंपनी फॉर्म करते हैं तो आप सबसे पहले रिव्यूअर को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और वहां पे सारे पार्टनर के शेयर्स डिवाइड होते हैं, और रिव्यूअर से पता होता है कि किस किस के बंदे के क्या क्या शेयर्स हैं, और उसको करना है। और उसने रिव्यूअर ने, इसको अकाउंटेंट कह लें इंग्लिश में, यहाँ पे रिव्यूअर कहते हैं।
तो ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो वो अकाउंटेंट, कंपनी अकाउंटेंट जो कि मस्ट होना चाहिए और उसको पता होता है और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में उसका बकायदा नाम होता है और आपका हर चीज डिवाइड होती है और उसी हिसाब से आपने बोर्ड में बैठा होता है और बोर्ड में आपके उतने ही पावर्स होती है। बिल्कुल बोर्ड में आपने बैठ के अब बकायदा आपने मीटिंग्स करनी है और वीडी को आपने यानी कि जो उसको सीईओ कह ले, वीडी कह ले, जो भी कह ले, उसको आपने चुनना होता है और ये कंपल्सरी नहीं है कि वो ज्यादा शेयर वाला है तो उसके वही वीडी होगा। According to qualification, according to qualities, according to system, if he can prove or she can prove herself or himself के वो कंपनी को आगे बिजनेस में लेके पॉजिटिव वे से लेके जा सकते हो तो they can get this position. That's a very simple. जबरदस्त। चलें, ये तो आज हमने ये काफी सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। अब टुवर्ड्स द एंड आपसे कोई फाइनल वर्ड्स, फाइनल मैसेज कि जो, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम नए आने वाले लोगों को कामयाब बना सकें या उनकी हेल्प कर सकें कि वो लोग कामयाब हो जाएं, उसके लिए आपका कोई पैगाम या कोई सजेशन? यार स्वीडन में आए, वेलकम टू स्वीडन, इज अ गुड कंट्री। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है एज कंपैरेटिवली। मैं आपको वेरी फ्रैंकली बता दूं, मेरे पास कनाडा की गवर्नमेंट से भी जब मैं 2001 में ये रिसर्च कर रहा था ना इसके ऊपर, तो कनाडियन गवर्नमेंट ने भी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऑफर दी थी 2001 में। तो मैंने उसको बताया ना, मैंने स्वीडन को सिलेक्ट किया क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्वीडन मुझे बहुत फैसिनेट करता था बचपन से ही। एक दूसरा मेरा भाई था यहाँ पे, वो जॉब कर रहा था डेनमार्क में, तो इसकी ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमने ले ली। जो है ना असल मसला, सबसे पहले जो असल मसला जो है, मैं ये चाहूंगा कि स्वीडन आए, अपने आप पे बिलीव करें और सोसाइटी के साथ आप मिलके ना, सॉरी ये तस्वीर हिल रही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, वो अपने आप से बिलीव करें और जो आपका बिजनेस प्लान है, अगर आप स्टूडेंट आए पहले आपकी स्टडी मुकम्मल करें, मीनवाइल आप इन्वायरमेंट सीखें। मोस्टली तो स्वीडन आते हैं, ये स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, मोस्टली स्टूडेंट ही आते हैं। हाँ जी, 80-90% हम समझ ले के ये आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो वो अपने आप को देखे कि वो किस फील्ड में लेके जा सकते हैं। फिर मैं बुनियादी फलसफा यही कहूंगा, ट्रस्ट योरसेल्फ, डू व्हाट यू वांट टू डू, डू राइट थिंग्स, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। जबरदस्त। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बेहतर जो है ना वो सजेशन नहीं हो सकती, बिकॉज यही वो बुनियादी वो कह लें कि इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होते हैं, अगर आप इसको फॉलो करें या ना करें। बहुत शुक्रिया जमशेद गुल साहब, आपके टाइम का, वीकेंड पे आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह जो है वो हम इसी तरह फ्यूचर में भी और इंटरेस्टिंग और वेरी जो है वो पॉजिटिव गेस्ट्स को लेके आएंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आपका शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, टेक केयर।